आपको बता दें 26 मई की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को अगली सरकार बनाने का न्योता दिया है। 26 मई को शाम 6 बजे मोदी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा और नरेंद्र मोदी को अब यह बताना होगा कि वो कौन से नेता हैं जो उनके साथ शपथ लेंगे मंत्री के तौर पर। लेकिन आज जब भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने अपना, तो वो पहली बार इमोशनल हुए, एक वाजपेयी की बात पर और एक लाल कृष्ण आडवाणी के बयान पर। देखिए, राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। अब मुझे शपथ समारोह के लिए जो हम लोगों ने तय किया है 26 इवनिंग में एट 6 PM यही शपथ समारोह होगा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। पहली बार कुछ इस अंदाज में संसद के भीतर दाखिल हुए नरेंद्र मोदी। सुबह करीब 11:50 का वक्त था जब मोदी अपनी गाड़ी से उतरे और संसद की सीढ़ी चढ़ने से पहले लोकतंत्र के इस मंदिर में माथा टेका। संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल के नेता का चुनाव होना था। तमाम सांसद मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने पार्टी के सबसे बड़े नेता आडवाणी को प्रस्ताव रखने के लिए कहा। आडवाणी जब प्रस्ताव पर बोलने लगे तो ऐतिहासिक क्षण का जिक्र किया और यहाँ तक कह गए कि ये सब नरेंद्र भाई की कृपा से हो रहा है। जब मैं यहाँ आया, नरेंद्र भाई मिले और नरेंद्र भाई का अभिनंदन मैंने किया तो आंखों में आंसू आ गए। कल भी किसी ने पूछा, आंखों में आंसू देख करके एक पत्रकार ने पूछा कि आंखों में आंसू क्यों हैं, तो मैंने उनको कहा कि अवसर आएगा तो मैं कभी कह दूंगा इसके बारे में। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। आडवाणी भाषण के वक्त भावुक भी हुए, लेकिन जब बारी मोदी के बोलने की आई तो पहली बार देश के सामने वो इस तरह से इमोशनल होते दिखे। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। मोदी ठहरे और फिर कहा कि क्या बेटा कभी मां पर कृपा करता है। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है,
कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। इस दौरान मोदी को सुन रहे पार्टी के सांसदों की आंखों में भी आंसू दिखे। आडवाणी के बयान पर इमोशनल होने से पहले मोदी अटल जी को याद करके भी इमोशनल हुए और किसी तरह अपने आंसुओं को बाहर आने से रोका। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बने रहे हैं और बने रहेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर पहली बार देश मोदी के इस रूप को देख रहा था। पहली बार मोदी दुनिया के सामने अटल और आडवाणी को लेकर इमोशनल दिखे। सवाल यही कि मोदी के भाषण के मायने क्या है। आज जिस तरह का संबोधन उन्होंने दिया। हमारे साथ इस चर्चा में खास राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। बता दें आपको, कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह साहब मौजूद हैं, उधर बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु और शिवसेना से सुरेश प्रभु साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, कैसा लगा आपको नरेंद्र मोदी का संबोधन? आज तो उन्होंने अपनी वो छवि दिखाई है जो पहले कभी नहीं दिखाई। इमोशनल हुए वो? नहीं, देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे पहुंच पे कामयाबी हासिल करने के बाद वहां पहुंचने का एक अलग ही आत्मविभोर होने का समय तो निश्चित रूप से ही होता है और ये अपने अपने आस्था का विषय है। कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति यहां तक पहुंचा है और उसके भाव स्वाभाविक रूप से ऐसे ही होंगे, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि वो स्थान इतना पवित्र और इतना शीर्ष स्थान है, वहां पे पहुंचने का कोई सीमा नहीं होती होगी दिल के अंदर, तो उस पे हम कोई बात कहें या कहने का कोई किसी का अधिकार नहीं बनता। आज वो क्षण है जो कोई भी जाता वो भावुक हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी पाए हैं, दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के हैं और उस भारत देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे पहुंचे हैं। तो एक आत्मा से निकली हुई बात होती है, वो कोई भी व्यक्ति होता तो निकली है। इस पे कोई अलग नजरिए से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। सुरेश प्रभु जी, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी पाई है, तो जाहिर सी बात है कि आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन वो भावुक मेजॉरिटी पर, जीत पर, इतनी बम्पर सीटें आई, इस पर नहीं हुए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और आडवाणी के कृपा वाले बयान को लेकर उनका वो जो भावनात्मक पहलू है वो दिखाई दिया। देखिए, एक तो शायद ही विश्व में ऐसी कोई पहली घटना घटी होगी कि जिसमें वो कभी विधायक नहीं थे और जब विधायक बने उससे पहले ही वो मुख्यमंत्री बने। इस समय भी वो जब भी सांसद नहीं थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री की हैसियत से आज जो संसद में आए, प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण तो होगा सोमवार के दिन, लेकिन जब ये तय हुआ कि ये प्रधानमंत्री होने वाले, उस दिन ही सबसे पहले जिंदगी में उन्होंने प्रथम प्रवेश किया वो बने सांसद में। और अटल जी और आडवाणी जी ऐसे दो एक महान नेता जिन्होंने माता या पिता के समान ही इस पार्टी को संभाला है, पार्टी की कमान आगे ले गई है और नरेंद्र मोदी जी के लिए वो उसी तरह से उनको प्यार करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं जिस तरह से माता या पिता की जाती है। तो ये स्वाभाविक है कि जब उनकी याद उनको आई, उनके सामने बैठकर जस्ट प्रथम ही टाइम वो संसद में आ गए, तो इस तरह का भावनावश होना मैं मानता हूं एक बहुत ही स्वाभाविक और एक अलग पहलू नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तित्व का हमें दिखाई दिया। कि सब लोग कहते थे वो काफी कठोर तो है, प्रशासक कठोर है, हाँ। लेकिन एक व्यक्ति, हाँ। उनका हृदय मैं मानता हूं शायद एक माँ जैसा ही हृदय है जो किसी के साथ संवेदना रखकर लोगों की कठिनाइयों को जानकर आम जनता की दुखों को कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ गए हैं करने के लिए आगे जाकर काम करने की अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो सवाल यही जो यहाँ पे आपके जो गठबंधन के साथी हैं शिवसेना, उनसे सुरेश प्रभु जी ने उठाया कि एक कठोर प्रशासक के तौर पर
और विरोधी तो उन्हें एक कठोर व्यक्ति के तौर पर भी देखते हैं कि एक एरोगेंस है, एक इस तरह का दम्भ है। इस तरह से कई बार विरोधियों ने उन पर निशाना साधा है। तो क्या अब उस जगह पर पहुंचकर, संसद पर पहुंचकर एक अलग किस्म का सिग्नल देना चाहते थे, एक जो सॉफ्टर साइड है उनकी, क्या वो दिखाना चाहते थे जो ये तमाम भावनाएं उनकी सामने आई? देखिए, जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पहले से जानते हैं, उनके लिए आज के अवसर पर जो उन्होंने अपना विषय रखा है और जो इस प्रकार से उनका स्वरूप देश को दिखाई दिया है, वह उन लोगों के लिए नया नहीं है। मैं अखिलेश जी का आज अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में नरेंद्र भाई मोदी जी का इस अवसर के ऊपर जो अवसर की गरिमा और उसकी मांग के अनुसार जो विनम्रतापूर्वक जो विचार, जो आशा, विश्वास, आश्वस्ति और एक सकारात्मक संदेश देश के लोकतंत्र को देने का उन्होंने प्रयास किया है, वह अखिलेश जी ने उस भावना को पूरी तरह से समझा है और उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि भारत के लोकतंत्र में एक गरीब परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति जब देश की उच्चतम पद पर पहुंचता है तो देश का लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज के अपने पहले भाषण से एक प्रकार से प्रमाणित किया है, साबित किया है कि वास्तव में उनका व्यक्तित्व, वो इस पद पर पहुंचने के लायक, वो इस पद की शोभा बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं और आज पूरा देश जब कांग्रेस और बीजेपी एक साथ एक पेज पर नजर आते हैं। हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे और आपको बता दें मायने क्या है नरेंद्र मोदी के आज के दिए संबोधन के, उस पर चर्चा होगी। 26 मई की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वो पहली बार इमोशनल हुए। और इतना ही नहीं, उन्होंने भाषण में ऐसी कई बातें कही जिनके मायने क्या है, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे खास राजनीतिक मेहमान बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज भावनात्मक पहलू तो नरेंद्र मोदी का हमें देखने के लिए मिला ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि वो या फिर बीजेपी ये नहीं मानते कि जो मनमोहन सिंह की सरकार है उन्होंने कुछ किया नहीं। धन्यवाद दिया और कहा कि जो भी किया ठीक है, अब विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है जो तलखी अब तक थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित थी? नहीं, देखिए, चुनाव के अपने एजेंडे और अपनी स्टाइल अलग होती है, लेकिन उसके बाद यदि यथार्थ को कोई स्वीकारता है तो उसका बड़प्पन माना जाता है। ऐसा भी नहीं है कि यूपीए की सरकार ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, आज भले उनको कामयाबी मिली है, लेकिन बहुत से फ्रंट ऐसे हैं, इतिहास दोहराएगा कि क्या क्या कुछ दिनों बाद आप लोग भी चर्चा करेंगे, मिलान करेंगे, उनके समय में ये हो गया, आपके समय में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि अतीत से वर्तमान का तुलना की जाती है। तो अब आप लोग भी भविष्य में करेंगे। तो ये एक बड़प्पन है, क्योंकि अब आप जिस तरह से अपना आचरण, भाषा, व्यवहार, निर्णय और कार्यक्रम रखेंगे, उस तरह से आपके प्रति अवधारणा बनेगी। अभी तक जो आप रखे थे उस तरह से बनी, तो अब नए सिरे से आपकी एक छवि बनेगी आपके अपने कृत्यों के द्वारा। ठीक तो है, वो नए स्टार्ट हो सिरे चुकी से है। छवि बनाने की कोशिश जिस दिशा में आप समझ रहे हैं कि ये पहला कदम है। सुरेश प्रभु जी, आप भी मानते हैं कि आज जिस तरह से, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, जो वो इमोशनल हुए, वो एक ऐसी चीज थी जिस पे सबकी नजर गई, क्योंकि आमतौर पर नरेंद्र मोदी इस तरह के व्यक्तित्व के तौर पे देखे नहीं जाते, ये साइड उनकी दिखती नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर के उन्होंने तारीफ ही की, एक तरह से उसे तारीफ ही कहा जाएगा, क्रेडिट तो दिया कम से कम। आपको लगता है अब वो वास्तव में देश के सामने एक अलग किस्म की छवि पेश कर रहे हैं अपनी? देखिए, वो एक हमें सब लग रहा है कि वो कुछ पेश कर रहे हैं, वो कुछ पेश नहीं कर रहे, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो कोई नई छवि नहीं पेश कर रहे। जिस तरह से वो इमोशनल हुए, वो उनके व्यक्तित्व का ही एक भाग है, हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ एक ड्रामाबाजी करने के लिए किया। वो बिल्कुल सही माने में वो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के व्यक्ति है, वो व्यक्ति के अलग अलग पहलू होते हैं। अलग अलग समय पर हमारी जिंदगी में जिस तरह से हमारे सामने कोई घटनाएं घटती है, उस समय हम उस तरह को रिएक्ट करते हैं। तो उसी तरह से आज उन्होंने कहा। अभी ये बात रही देश चलाने की, ये पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार चलाना एक बात है और देश चलाना दूसरी बात है। सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, देश चलाने के लिए एक मत चाहिए, सबको साथ लेके मुझे चलना है। आप यदि देखेंगे, संसद ऐसी एक पंचायत है जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग अपने जो मुद्दे होते हैं ऐसे लेके लोग आते हैं।
लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो सही माने में वो एक हो जाते हैं देश को चलाने के लिए। मैंने हमेशा लोकसभा में कहा है मैंने बहुत समय कि जिस तरह से समुद्र में पानी अलग अलग तरह से आता है, गंगा से आता है, जमुना से आता है, ब्रह्मपुत्र से आता है, लेकिन जब वो समुद्र में आके मिलता है तो क्या हम कह सकते हैं इस पानी को कि ये गंगा का पानी है, जमुना का पानी है या ब्रह्मपुत्र का है? ये पानी एक हो जाता है। उसी तरह से संसद में, संसद के पटल के ऊपर, संसद की पंचायत में सभी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विचारों के लोग जब आके मिलते हैं। ठीक है, तो मैं और आप मानता ये हूं कह उनको रहे ऐसी हैं कि संसद के पटल पर उधर केंद्रीय कक्ष में पहुंचकर उन्होंने कोशिश की कि अपने विरोधियों तक भी पहुंचने की कोशिश हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, यानी 2019 की तैयारी अभी से, और अभी नरेंद्र मोदी ने शपथ भी नहीं ली है। और भी कई खास बातें भाषण में कही, उस पर आगे चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, जल्द लौटते हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को आज बीजेपी के संसदीय दल का नेता चुना गया, फिर एनडीए का नेता चुना गया, लेकिन इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने मिशन 2019 का भी ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि क्या अब नरेंद्र मोदी की नजर साल 2019 पर है? ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है भाइयों। 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास से भरा ये दावा दरअसल अब की बार मोदी सरकार के नारे से आगे जाकर अगली बार भी मोदी सरकार के उस बड़े सपने की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें देश की राजनीति अगले 10 बरस तक मोदी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आए। मोदी अकेले नहीं हैं, उनके इस सपने को मोदी की सत्ता के साझीदार यानी गठबंधन के साथी भी मोदी की आंखों से देख रहे हैं। देश को मजबूर नहीं मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, ये जो हम लोगों ने नारा दिया था, आज वो साकार होने जा रहा है। हम समझते हैं कि देश का बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में न सिर्फ 5 साल के लिए सुरक्षित रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों वर्ष सुरक्षित रहेगा, और हम लोगों को उस दिशा में आगे कदम बढ़ाते जाना है। मोदी के नाम के जादू ने एक बार बिखर चुके एनडीए के कुनबे में खोया भरोसा जगा दिया है। 2004 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली टीडीपी ने एक वक्त पर एनडीए से किनारा कर लिया था, लेकिन इस बार टीडीपी न सिर्फ एनडीए में शामिल हुई, बल्कि अब उसके नेता चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं वो मोदी को बार बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। You are also very enthusiastic. Not only this one swearing in ceremony or electing leader, we have to do many more like this under his leadership. Again, 2019, Narendra Modi will be the Prime Minister. Many more times he will be the Prime Minister. That is our wish, that is our desire, that is the desire of the nation. जीत के फौरन बाद खुद मोदी भी कह चुके हैं कि देश में बदलाव के लिए उन्हें वक्त चाहिए, 10 साल का वक्त। जाहिर है अब मोदी की नजर 2019 पर है। हिंदुस्तान आज से 40 साल पहले आगे बढ़ सकता था। भाइयों बहनों, वक्त गया है, जाने दो, भूल जाओ, जो हुआ हुआ। क्या अब और वक्त बिगाड़ना है क्या? और इंतजार करना है क्या? और रुकना है क्या? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 125 करोड़ के देश को रोक सके। भाइयों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है, 10 साल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, 10 साल चाहिए। सवाल यही कि क्या नरेंद्र मोदी की नजर अब साल 2019 पर है? अखिलेश जी, अब की बार मोदी सरकार के नारे से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी अगली बार मोदी सरकार के सपने की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? नेहा जी, ये चर्चा कर सकते हैं, करें कि आज आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से जी, सुरेश जी, मैं आऊंगी आपके पास से। मेरा सवाल अखिलेश जी से। कामों का मूल्यांकन अभी होना है,
देखिए अभी 5 साल उनके कर्मों का, उनके निर्णयों का, उनके नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी इस देश की जनता। अभी सिर्फ हम भाषा और आचरण और व्यवहार का 2-3 दिन से उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन जब ओथ लेने के बाद वो निर्णय करना शुरू करेंगे और वो बातें जो उन्होंने अभी तक कही हैं, जो मैनिफेस्टो में कही हैं, जो अपने भाषणों में कही हैं, और वो बहुत बड़ी चीजें हैं, तो और ठीक है उनके चीजों का तरह तरह से तुलनात्मक अध्ययन होगा। और आप कह रहे हैं जब काम करेंगे तब सही स्थिति सामने आएगी। मैं इसे आगे ले जाती हूँ। कैप्टन अभिमन्यु, जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं कि अभी तक तो काम भी नहीं शुरू किया है, तो अभी जो बातें हैं वो सिर्फ बातों के स्तर पर है। तो जब नरेंद्र मोदी 2019 की बात करते हैं तो कैसे देखा जाए, इसे आत्मविश्वास माना जाए या अति आत्मविश्वास? नेहा जी, आज देश के पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के तौर पर एक प्रकार से चुनाव के समय में ऐसा लगता था कि देश का जननायक बोल रहा है, जो देश की माटी की, देश की संस्कृति को समझता है, देश की जन भावना को समझता है, देश की जनता की नब्ज को समझता है, और वो केवल अगले चुनाव को 2019 को देख करके बात नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट्समैन पॉलिटिशियन हैं, जो भारत की भविष्य की पीढ़ियों को देख करके नए भारत का निर्माण के संकल्प को लेकर के कि 10 वर्ष का जो उन्होंने विषय अपने भाषण में कहा था कि 10 वर्ष पूरे अब भारत को 21वीं सदी का भारत जो बने उस तक पहुंचाने में लगेंगे। और निश्चित तौर पर जो आज एनडीए के सब दलों ने जो मंशा इसके पीछे ये है कि यूपीए सरकार की तरफ से व्यवस्था को इतना खराब किया गया है कि इसे संभालने में 10 साल लगेंगे, 5 साल ये और 5 साल और सुशासन और विकास की बयार देश में बहे, यह संकल्प है नरेंद्र भाई जी का। नेहा, मुझे 2 मिनट समय देना, मैं बता रहा हूँ। नेहा जी जवाब दे दें आप। नेहा देखो, आप ये जो माननीय मोदी जी, हाँ माननीय मोदी जी को एकदम स्पष्ट बहुमत मिला है। बहुत से काम जो पहले कभी भी इस बहाने से नहीं कर पाते थे कि हमें स्पष्ट बहुमत नहीं है, अब उसका रिजल्ट देना होगा। दूसरी बात, कोई ये कहे कि यूपीए ने काम नहीं किया तो ये नाहक निंदा होगी। हम 10वीं 11वीं पायदान से तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया में बने हैं 10 सालों में। ठीक है अखिलेश, हम 4 गुना इकोनॉमी को बढ़ाए हैं अपने 10 सालों में। हम सामरिक शक्ति दुनिया में बढ़े हैं। नहीं, जितना प्रदीप जी का एक सवाल है, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी, उनका सवाल है, सुन लें। नहीं, अरे ये मुझे कुछ कहना है। ये कोई भी ये बात अखिलेश जी की शुरू की बात सही है कि नरेंद्र मोदी अभी तक जो कुछ कह रहे थे, जो दावे कर रहे थे, जो सपने दिखा रहे थे, उनका समय अब बीत गया बोलने का। अब उनको परफॉर्म करके दिखाने की चुनौती है। उनका आकलन उनकी सरकार के कामकाज से होगा, उनके वायदों से, उनकी बातों से अब नहीं होगा। तो उनकी सरकार किस तरह का काम करती है, ये बात उनकी जो 2019 की उन्होंने की रिपोर्ट कार्ड लेके आने की, एक तरह से कांग्रेस पर तंज है कि 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड उसने पेश नहीं किया, कि उसने उनकी सरकार के दौरान जो गड़बड़ियां हुई, घपले हुए, घोटाले हुए, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई बोला नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम जो काम करेंगे उसका रिपोर्ट कार्ड। अखिलेश जी, संक्षेप में इसका जवाब देंगे आप? ये तंज है एक तरह से कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पर भी कि आपने कुछ किया नहीं किया, वो तो बात की बात है, आप बता भी नहीं पाए उसको, खुद मानते हैं आप। देखिए जो काम मैंने अभी तो गिनाया, अपने इकोनॉमी को लेकर, आर्थिक शक्ति को लेकर के सारी चीजों को गिनाया, योजनाओं को गिनाया। ये बात अलग है कि हम उनको वोट में कन्वर्ट करने में सफल नहीं रहे। आज हम हारे हुए हैं, वो जीते हुए हैं। लेकिन ये कह देना कि हम रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आए या हमारी कोई उपलब्धियां नहीं थी, ये तो अभी आप लोग 2 महीने बाद खुद आप ही लोग, मैं कह रहा हूं आपसे, आप ही लोग मिलान करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये सरकार क्या कर रही, वो सरकार क्या क्या करके चली गई है। और जो आज इनके पास एस्केप रूट नहीं है, मेजॉरिटी है। ठीक है, एस्केप रूट नहीं है। बहुत से विवादित विषय से लेकर के बहुत सी योजनाएं, कार्यक्रमों और सब्जबाग बहुत कुछ है, वो करना पड़ेगा।
और ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, इजी नहीं है। वो तो करेंगे, बहुत बड़ी चुनौती है, वो करके दिखाएं, उसके बाद इनका मूल्यांकन होगा। अखिलेश जी सुन लीजिए, मुझे लगता है कि जो इन्होंने बड़ी बात अखिलेश जी कि सब हमारे मित्र अखिलेश जी हैं। एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु, मैं आती हूँ आपके पास। जी एक मिनट, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही वो कही कि सबको साथ लेके चलेंगे। दूसरा उन्होंने कहा ये जो छवि बन रही थी कि भाई ये कॉर्पोरेट लोगों के साथ हैं, अमीर लोगों के साथ, उन्होंने कहा ये सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी। ये बहुत बड़ी बातें कही। दूसरी जो सबसे खास बात इस भाषण की रही, भाषण वो अच्छा करते हैं लेकिन वो कई बार वहाँ मौजूद नहीं दिखाई देते। इस बार वो वहाँ मौजूद भी दिखाई दिया, वहाँ खड़े हुए भी दिखाई दिए। जिस तरह से वो भावुक हो गए 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से उन्होंने अटल जी का शुरू में नाम लिया, फिर उन्होंने बात की पार्टी के बारे में, कैसे पार्टी माँ की तरह। ये भावुक हो जाना दिखाता है कि आप वहाँ उपस्थित हैं, जिससे जब आप वहाँ उपस्थित होते हैं तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। मैं टेलीविज़न के एक प्रोफेशनल की तौर पे उसको आंक रहा हूँ इस स्पीच को, कि इतनी क्रेडिबल स्पीच, इतनी विश्वसनीयता देने वाली स्पीच उनकी मेरे ख्याल से ये पहली रही। रैलियों में एक हड़बड़ी सी में दिखाई देते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप हिलते डुलते हैं, पर उसमें जो बड़ी बात रही कि एक विश्वसनीयता, एक मैसेज उनको दिया। मेरे ख्याल से ये सेंट्रल हॉल में दी गई बहुत अच्छी स्पीचेस में एक रही। मैसेज दिया, ठीक है, ये जो स्पीच है इसको लेकर के सभी लोग इसे खास मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि इसी स्पीच में, इसी मैसेज में उन्होंने 2019 का भी जिक्र किया और रिपोर्ट कार्ड की बात की। तो इस वक्त अहम खबर आ रही है ट्विटर विवाद पर। आपको बता दें, मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी का बयान आया है और उसमें कहा गया है, उस बयान में, कि पीएमओ का ट्विटर अकाउंट आर्काइव हो गया है, ये पचौरी ने कहा है, और जितने भी आधिकारिक बयान हैं वो आर्काइव हो गए हैं। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम रुक करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लैक ऑफ गवर्नेंस एंड वेरी अनग्रेसफुल ऑन पार्ट ऑफ द करंट सेटअप। सर, अब आपका इनटेक क्या होगा, आगे आप इस चीज को लेकर क्या करोगे? हम अपील करते हैं कि द राइट प्रोसेस शुड बी फॉलोड। एक हम समझ सकते हैं कि पीएमओ को इतना इस एरिया की जानकारी नहीं है, सो प्लीज वी रिक्वेस्ट देम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस करेक्टली, ईदर फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ द इनकमिंग रिजीम और ट्विटर, but handle this in a graceful and the correct manner. Okay. Sir, does it come under RTI Act, the PM account? Everything which is open information is already available. It's all available. So archive kariye, store kariye, it is all available. It's under the Information Technology Act also. And sir, the last question, how did the IT sector help for the campaigning of BJP? The IT sector has been, the companies in the IT sector. तो इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया है, लेकिन आपको बता दें पंकज पचौरी की तरफ से साफ किया गया है कि इन्हें आर्काइव किया गया है, इन सारे आधिकारिक बयानों को, आरटीआई एक्ट के तहत, और इसका कॉपीराइट पीएमओ दफ्तर के साथ ही मौजूद है।